हेलो बच्चों, हाउ आर यू। आज हम लोग पढ़ेंगे टाइप ऑफ रिएक्शन के ऊपर एक क्वेश्चन जो दिया गया है। उस रिएक्शन में एनएसआर, ईएसआर और एफएसआर के साथ में आपको एडिशन रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और एलिमिनेशन रिएक्शन पर आधारित जो क्वेश्चन होगा वो उस पर डिस्कस किया जाएगा। इसमें थ्योरी के अकॉर्डिंग आपको जो आपने थ्योरी पढ़ा होगा उसी अकॉर्डिंग क्वेश्चन यहाँ पर हम डिस्कस कर रहे हैं, और उसी डिस्कस के आधार पर जो जो मेजर उसमें थ्योरी अप्लाई होगा उसको थोड़ा सा डिक्टेट करेंगे। नहीं तो सारे क्वेश्चन जो होगा उसको बताया जाएगा कि कहाँ पर बल्कियर नेचर का होगा, कहाँ पर लाइटर नेचर होगा, कहाँ पर SN1 होगा, कहाँ पर SN2 होगा और कहाँ पर E1 E2 टाइप का रिएक्शन होती है। उसी को लेकर के कुछ क्वेश्चन यहाँ पर डिस्कस किया जा रहा है। तो आप देखिए जरा इस पर पहला क्वेश्चन दिया गया, अरेंज द गिवन स्पेसीज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी टुवर्ड्स SN1 सॉल्वोलाइसिस। इसमें कह रहा है कि SN1 में कहाँ पर अप्लाई होगा, इसमें कौन सा कंपाउंड है जो SN1 के फेवर में सबसे ज़्यादा है और SN2 का कहाँ पे कम होता है। तो आप याद रखिएगा कि आपने पढ़ा है कि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो होता है उसमें एक ऐसी रिएक्शन है जिसमें जब किसी भी रिएजेंट के अकॉर्डिंग एक सब्सटेंस दूसरे रिएजेंट को अगर रिप्लेस कर रहा हो लेकिन उसके कंपाउंड की बनावट में किसी प्रकार का अंतर ना आता, उसके स्केलेटन में कोई चेंजिंग ना आती हो, तो ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है। पर ये सब्स्टिट्यूशन कि कभी कभी एक न्यूक्लियोफाइल दूसरे न्यूक्लियोफाइल को रिप्लेस करता है, कभी इलेक्ट्रोफाइल दूसरे इलेक्ट्रोफाइल को रिप्लेस करता है और कभी फ्यूरेटिकल रिप्लेस करता है। तो जब अगर न्यूक्लियोफाइल को रिप्लेस करता है तो उसका नाम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है, और अगर इलेक्ट्रोफाइल को रिप्लेस कर रहा होता है तो यह है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होता है। लेकिन अगर फ्यूरेटिकल को रिप्लेस करता है तो उसका नाम फ्यूरेटिकल होता है। इसलिए यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पर न्यूक्लियोफिलिक, इलेक्ट्रोफिलिक और फ्यूरेटिकल, इनके अकॉर्डिंग आप जो क्वेश्चन पढ़ोगे वो कुछ हद तक उसमें दिया जाएगा। तो अभी देखिए है इसमें कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ये दो तरह का होता है, SN1 टाइप का और SN2 टाइप का होता है। SN1 रिएक्शन वहाँ अप्लाई होती है जो अल्कोहल हो, ईथर हो, हैलाइड हो या किसी प्रकार के ऐसे कंपाउंड दिया गया हो जो बल्कियर नेचर का हो, जिसमें बल्क के फॉर्म में हो। अगर वो बल्कियर नेचर का है तो वह SN1 रिएक्शन को फेवर करता है, और अगर लाइटर मॉलिक्यूल हो, अल्कोहल हो और ईथर हो, हैलाइड हो, ठीक है, sp हाइड्राइज्ड कार्बन हो जैसे कि एसिड हो, एस्टर हो, इन सभी के अंदर इनमें कभी कभी इसका नजर होता है जो बल्कियर है वह SN1 को फेवर करेगा और जो नॉन बल्कियर है वह SN2 को फेवर करता है। तो कंपेयर करिए कि इनमें कौन कंपाउंड होगा जो बल्क मालूम हो रहा है। तो देखिए यहाँ पर एक कंपाउंड दिया गया है, बेंजाइल के साथ में ब्रोमीन लगा, यानी इस बेंजीन के रिंग के बाहर CH2 ग्रुप है और Br है, और यहाँ देखो CH3 और ब्रोमीन इस कार्बन पर लगा हुआ है, और यहाँ देख सकते हो कि यह ब्रोमीन लगा है। तो ध्यान रखिएगा कि यहाँ अगर कंपेयर करो तो एक तो हो गया टर्सरी हैलाइड, दूसरे हो गए हैं सेकेंडरी हैलाइड और तीसरा हो गया है प्राइमरी हैलाइड। टर्सरी में कार्बन जो होगा उसके अंदर एक ऐसी हैलाइड जुड़ा होगा जिसमें कम से कम 3 कार्बन की चेन आपको दिखाई पड़ेगी, इस तरह का नेचर होगा। और सेकेंडरी कार्बन में कि यहाँ पर 2 कार्बन की चेन आकर एक दूसरे कार्बन से ज्वाइंट होगी, और एक ऐसा कंपाउंड होगा जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही कार्बन से हाइड्रोजन होता है। तो यहाँ देख सकते हो कि इसका नाम हो गया है टर्सरी कार्बन, इसका नाम हो गया है सेकेंडरी कार्बन और ये नाम हो गया है इसका प्राइमरी कार्बन। तो ये बल्कियर ज़्यादा है, इसे कहते हैं कि बल्कियर है, और जहाँ बल्कियर होता है उसे कहते हैं भाई ये हिंड्रेंस है। हिंड्रेंस है तो एक्टिविटी इसकी ज़्यादा हो। ये है बिल्कुल लाइटर है, हल्का लाइटर है। अगर लाइटर है, हल्का है तो ये फेवर करता है SN2 को, और जो बल्कियर है वो फेवर करता है SN1 को। तो ये हो गया लाइटर, ये हो गया बल्कियर।
तो ये फेवर करेगा SN1, यानी SN1 घटते 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 SN2 हो जाएगा, और SN2 यहाँ घटते घटते यहाँ पर हो सकता है। तो इस देख सकते हो कि ऐसा पाया कि अगर ये कंपाउंड पाया जा रहा है, इसको देखो CH2 और ये हो गया Cl, और अगर सब एक कंपाउंड दिया गया है CH2, डबल बॉन्ड हो गया है CH और हो गया है Cl, CH2Cl एलाइल हो गया, उसके बाद यहाँ पर हो गया टर्सरी वाला जो दिया गया है ये, उसके बाद हो गया सेकेंडरी, उसके बाद हो गया प्राइमरी, माने टर्सरी वाला ये, सेकेंडरी वाले ये, प्राइमरी वाले ये, पर ये हो गया बेंजाइल। यहाँ पर SN1 ज़्यादा होगा और घटते घटते यहाँ पर कम हो जाएगा, यानी डिक्रीजेज। और अगर देखा जाए तो ये देखिए SN1 घटेगा और SN2 यहाँ पर बढ़ेगा, SN2 यहाँ पर ज़्यादा हो जाएगा। तो SN2 के नेचर में ये प्राइमरी वाला जो होगा SN2 देगा और जबकि SN1 देगा। तो यहाँ देखिए कंपेयर करिए, यहाँ अगर देखो तो बेंजीन के इस रिंग पर यहाँ पर प्राइमरी कार्बन के फॉर्म में देखो, इट इज द प्राइमरी कार्बन, ये है प्राइमरी कार्बन। पर यहाँ देखो जहाँ ब्रोमीन लगा है इसको हटाओगे तो ये हो जाएगा टर्सरी कार्बन। यहाँ देखोगे तो इसके दोनों तरफ देखोगे तो सेकेंडरी हो गया। अगर हम इसको ब्रेक करें तो हमको ऐसा लगेगा, इस पर दिखाई पड़ेगा। इस ग्रुप के आधार पर कंपेयर करो तो ये मालूम होगा कि जो बेंजीन का रिंग दिया गया ये ग्रुप हो जाएगा CH2 पॉजिटिव। दूसरा यहाँ पर देख सकते हो, इस पर कार्बन दिया गया है CH3, और अगर हम उसको हटा दें तो कार्बन पॉजिटिव यहाँ हो जाएगा। ये देखो दूसरे वाले कंपाउंड में कंपेयर करो तो ये ग्रुप हो गया है CH3 और कार्बन यहाँ पर हो गया, ये पॉजिटिव हो गया। ये कंपाउंड है पहला और ये है दूसरा कंपाउंड और ये है तीसरा कंपाउंड, ठीक है। यहाँ पर देखो ये बेंजीन का ग्रुप नहीं है, ये साइक्लिक ग्रुप मान लेते हैं इसको, साइक्लिक है। तो इस पर ये ग्रुप है साइक्लिक, ऐसा ग्रुप है, ठीक है। एक कार्बन की चेन यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव यहाँ पर है, ये पॉजिटिव यहाँ पर है। पर कंपेयर करोगे तो देखो इस पॉजिटिव चार्ज पर इसका अल्फा कार्बन ये है, इसका देखोगे तो अल्फा कार्बन ये है, अल्फा कार्बन ये है, अल्फा कार्बन ये है। इसे कंपेयर करोगे तो अल्फा कार्बन ये है, अल्फा कार्बन ये है। इन तीनों का अल्फा कंपेयर करो तो यहाँ सिर्फ एक एक्सिस पर एक हाइपर कॉन्जुगेशन है। यहाँ पर 3 3 2 5 और 2 7 यहाँ पर हो गया हाइपर कॉन्जुगेशन, और इसके कंपेयर करो 2 और 1 3 हाइपर कॉन्जुगेशन है। तो देख सकते हो कि यहाँ पर सबसे ज़्यादा कौन रिएक्टिव होगा, तो इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा है, फिर इसकी है। इसलिए पहला ऑप्शन बता रहा है कि टर्सरी एक बल्कियर में ज़्यादा है। अगर इसी की जगह पर जैसे पहले दिया गया था, अगर इसी के जगह पर जो हमने यहाँ पर एक रिंग बनाया जो था उसको हटाया था, अगर दोबारा हम इसे रिंग बना दें और फिर इससे कहें कि ये ग्रुप इस पर दिया गया CH2FBr है और बाकी इसको दिखाया जाए, ये देखो तो यहाँ दिया गया था भैया CH3 था, यहाँ Br था, फिर दिखाया गया तीसरे वाले में देखो, ये देखो यहाँ पर दिया गया CH3 और Br यहाँ दिया गया था। और अगर हम इसे अलग करें तो जो क्रम आपने इन तीनों का देखा था कि इनके अनुसार जो आंसर है वही है, पर दोबारा अगर हम इसको नंबर 1 मान लें और ये नंबर 2 मान लें, इसे नंबर 3 मान लें और इस ब्रोमीन को हटाए, देखो इस ब्रोमीन को हटा रहे हैं तो ये पॉजिटिव चार्ज हो गया, इस ब्रोमीन को हटा दें तो ये पॉजिटिव चार्ज हो गया, इस ब्रोमीन को हटा दें तो ये हो जाएगा पॉजिटिव चार्ज। अब कंपेयर करो तो देखो यहाँ पर होगा इसके पास इस समय 4 रेजोनेंस हो गया, इस पर 3 2 5 और 2 7 यहाँ पर वही पहले वाले में हाइपर कॉन्जुगेशन हो गया। इस पर कितना है तो 2 और 1 3 इस पर हाइपर कॉन्जुगेशन है। और नीचे लिखा है कि टर्सरी हैलाइड की स्टेबिलिटी अगर देखा जाए कार्बोनियम आयन की कम है, उससे ज़्यादा एलाइल की थी और सबसे ज़्यादा बेंजाइल की थी। इसलिए SN1 के आधार पर अगर फेवर कराया जाए तो इस समय जो रिएक्शन का आधार है वो पहला ज़्यादा SN1 को फेवर करेगा,
उससे कम सेकंड वाला और सबसे कम थर्ड वाला करेगा। इसका सेंस हो गया कि हम इसे अगर देख सकते हैं, अगर कर सकते हैं इसके अंदर, तो यहाँ पर इस क्वेश्चन के आधार पर देखा जाए तो ये सही है, और अगर इसको इसकी जगह पर बेंजीन का रिंग बना दिया जाए तो इसका आंसर सेकंड हो जाएगा। पर क्वेश्चन में इसको रखा गया है तो इनके अनुसार ये सही माना जाएगा। तो इसके आधार पर इसका सब्स्टिट्यूट मान लीजिए कि एक क्वेश्चन आप इसको मान लीजिए, दूसरा वाला इसको, यानी दो तरह से चेंज करके आप इसे बता सकते हो कि कहाँ पे इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है। तो यहाँ पर देखो SN1 रिएक्शन फेयर कर रहा है जो बल्कियर फॉर्म में था, सबसे ज़्यादा यहाँ पर होगा, उससे कम यहाँ पर होगा और सबसे कम वहाँ पर हो जाएगा। इसका मतलब हो गया, सॉरी, तो यहाँ होगा, इससे कम यहाँ, फिर इसके बाद यह पहला वाला से होगा। क्वेश्चन सेकंड, थ्रू SN2 रिएक्शन कैन नॉट कन्वर्ट, कौन सा ऐसा रिएक्शन है जिसको अंदर SN2 के माध्यम से रिएक्ट नहीं कर सकते? तो देखो SN1 बताया गया था कि लीस्ट बल्कियर अगर है तो ये SN2 को फेवर करेगा, और अगर ज्यादा बल्कियर है तो ये SN1 को फेवर करता है। तो यहां पर आपको बताना है कि कौन सी रिएक्शन जो होती है इस समय यह SN2 को फेवर नहीं करता है। तो देखो यहां पर पहला क्वेश्चन दिया गया है ऑप्शन में कि CH3 CH2 CH3, यहां पर ये देखो सेकेंडरी हैलाइड है, सेकेंडरी हैलाइड से यहां पर ये ईथर को टर्सरी में चेंज कर रहा है। यहाँ सेकेंडरी है और फिर ईथर है, फिर टर्सरी बना दिया गया। फिर देखो वहां पर दिया गया है CH3 CH2Cl है इंटू CH3 CH2Cn, यानी हैलाइड से Cn का बनना, हैलाइड से Cn का बनना, वहां पर Cl को हटाकर Cn जोड़ा गया है, तो वो भी रिप्लेसमेंट रिएक्शन है जो न्यूक्लियोफाइल के फॉर्म में एक है। अगर देखो यहाँ पर CH3 CH2 यहाँ पर सेकेंडरी ब्रोमाइड दे रखा है कि सेकेंडरी हैलाइड दे रखा है, उस सेकेंडरी हैलाइड से यहाँ पर एक ये देखो एस्टर बना के दिखाया गया है, एस्टर बनाया गया है, और फिर यहाँ पर देख सकते हो कि एक कंपाउंड दिया गया और उसको इस फॉर्म में दिया है। तो कह रहा है कि कौन SN2 रिएक्शन वी कैन नॉट कन्वर्ट, SN2 रिएक्शन से हम किसे कन्वर्ट नहीं कर सकते। तो देखो एक तो पहली बात यह है कि ये तो हैलाइड के फॉर्म में रखा जाए तो R और R के फॉर्म में एक जैसा नेचर दिखाया गया इसके साथ में है, तो वह ऑप्टिकल एक्टिविटी को शो कर रहा है। यहाँ पर CH3 में देख सकते हो दोनों एक जैसे ग्रुप है, एक जैसे ग्रुप है, यहाँ पर एक्टिविटी नहीं मालूम हो रही है। यहाँ पर भी दो ग्रुप है, तीन एक जैसे एक्टिविटी नहीं मालूम हो रही है। यहाँ पर भी ग्रुप दो एक जैसे नहीं मालूम हो रही है। यहाँ पर भी कोई ऐसा कंपाउंड नहीं है जो एक्टिविटी को शो कर रहा हो। तो एक चीज यहाँ देख लीजिएगा कि ईथर यहाँ बना, ईथर यहाँ बना, वहां पर साइनाइड, वहां न्यूक्लियोफिलिक है, यहाँ पर भी न्यूक्लियोफिलिक है, लेकिन SN2 के माध्यम से कैसे यहाँ दे सकते हो कि कौन नहीं कन्वर्ट होगा? एक ये पहला ऑप्शन है, इसलिए नहीं है क्योंकि यहाँ देखो टर्सरी हैलाइड है, टर्सरी कार्बन है, ये सेकेंडरी कार्बन है, यहाँ सेकेंडरी हैलाइड से सेकेंडरी और टर्सरी के बीच का ये ईथर बना है, इसलिए ये पॉसिबल है। क्योंकि अगर सेकेंडरी हैलाइड दिया गया है, ठीक है, ये हो गया मान लो ब्रोमाइड, और अगर टर्सरी दिया गया है, ये देखो ऐसा कार्बन दिया गया, ये मान लो टर्सरी हैलाइड दिया गया है Br, सेकेंडरी हैलाइड और टर्सरी हैलाइड का विलियमसन सिंथेसिस के अकॉर्डिंग ईथर का फॉर्मेशन नहीं होता है, यह एल्कीन में चेंज होते हैं, एल्कीन बन जाता है, एल्कीन का फॉर्मेशन होता है। सेकेंडरी हैलाइड, टर्सरी हैलाइड उस ईथर के फॉर्मेशन के समय जब हम इसका रिएजेंट सोडियम ऑक्साइड, ध्यान रखिएगा, सोडियम ऑक्साइड ड्राई, पोटेशियम ऑक्साइड ड्राई, या हम लिखते हैं कि भाई इसके साथ में दिया गया है सोडियम अल्कोक्साइड, ठीक है, पोटेशियम अल्कोक्साइड का प्रयोग कर दिया जाए तो ये एल्कीन में चेंज होंगे, यानी डबल बॉन्ड इसके अंदर प्रोडक्ट में आ जाएगा। इसलिए सेकेंडरी और टर्सरी हैलाइड से इसमें ईथर का फॉर्मेशन नहीं हो सकता। एक बार और भी है, जैसे मान लो दिया गया है कि आपसे पूछा गया कि C6H5O और C6H5 ये डाइफिनाइल ईथर कहीं पर दिया गया हो, या ये कहा गया CH3 होल थ्राइस, ठीक है, कार्बन के साथ में रख करके O और फिर कार्बन CH3 होल ट्वाइस दिया गया, इसे कहते हैं ट्राई टर्सरी, टर्सरी देखो अल्काइल ग्रुप है इसका ईथर, या इस प्रकार से सेकेंडरी दिया गया होता होल ट्वाइस CHO
और CH3 होल ट्वाइस, ये तीनों कंपाउंड नॉट पॉसिबल, क्योंकि ये सभी के सभी बल्कियर हैं। इनमें डाइफिनाइल, डाई टर्सरी अल्काइल और डाई सेकेंडरी अल्काइल, इनसे कभी भी इथर का फॉर्मेशन नहीं होता है, क्योंकि इसके अंदर एल्कीन का फॉर्मेशन होता है। इनमें यह पॉसिबिलिटी पाई जाती है कि कभी कभी ऐसा होगा कि केवल एक ग्रुप पाया जाएगा CH3O। इसमें देखो या C6H5 पॉसिबल है, या CH3 देखा जाए तो ये देख सकते हो CH3 होल थ्राइस CH3 के फॉर्म पॉसिबल है, या CH3 ये होल ट्वाइस देखो होल ट्वाइस CH और O ये CH3 के फॉर्म में है। यानी सेकेंडरी, एक सेकेंडरी है एक प्राइमरी है, एक टर्सरी है एक प्राइमरी है, एक फिनाइल है एक प्राइमरी है। ये संभव है पर वो संभव नहीं है, इसलिए पहला जो रिएक्शन दिया गया है ये पॉसिबल नहीं है, इसलिए ये SN2 के माध्यम से रिएक्शन नहीं हो सकती। तीसरा देखिए है, गिव द मैकेनिज्म ऑफ द फॉलोइंग सिल्वर प्रोमोटेड रीअरेंजमेंट रिएक्शन कौन सा है? तो उसमें पहला दे रखा है, दूसरा दे रखा है, तो दो रिएक्शनों में किस प्रकार से पॉसिबिलिटीज की है तो जरा उसको देखिए। फर्स्ट है CH3 ग्रुप, इस पर देखिए हो गया, और यहां पर भी CH3 ग्रुप हो गया, और ये देखिए दिया गया है CH2 और I है, ठीक है। यहाँ CH3 नहीं है, ये H है, ये दिया गया है। इसमें लगा रखा है सिल्वर नाइट्रेट और H2O दे रखा है। आप जरा ध्यान दें, सिल्वर नाइट्रेट की प्रेजेंस में इस प्राइमरी हैलाइड देखो, इस प्राइमरी हैलाइड के बीटा कार्बन पर ये सेकेंडरी कार्बन दिया गया है। तो जब ये दिया गया है तो सबसे पहले इन्हें अगर देखिए तो सिल्वर और प्लस ये नाइट्रेट के फॉर्म में टूट जाएगा। ये सिल्वर जो है पॉजिटिव है, जो यहाँ पे अटैक करेगा तो कंपाउंड बन जाएगा इस प्रकार से। देखो CH3CH, CH3 ग्रुप है और ये बॉन्ड H है, और ये जा जाएगा CH2 पॉजिटिव। देखिएगा ये आ गया CH2 पॉजिटिव। आप देख सकते हो कि ये प्राइमरी कार्बोनियम आयन है, और प्राइमरी कार्बोनियम आयन के अंदर रीअरेंजमेंट होने के बाद सेकेंडरी कार्बोनियम आयन, और अगर सेकेंडरी होगा तो वो टर्सरी कार्बोनियम आयन के फॉर्म में चेंज होता है। तो यहाँ पर देखो होगा हाइड्राइड शिफ्टिंग होगा, जो पिछले वीडियो में बच्चों ने बताया था कि इसमें किस प्रकार से शिफ्टिंग होती है, और हमने इसके पिछले वाले वीडियो में बना रखा है कि हाइड्राइड की शिफ्टिंग होती है, मेथाइड की शिफ्टिंग होती है, फिनाइड की शिफ्टिंग होती है। ये हमने इसको पिछले वाले वीडियो में लेक्चर में जब कार्बोनियम आयन पढ़ा रहे थे तो वहाँ पर कार्बोनियम आयन के रीअरेंजमेंट में इसको बता रखा। तो यहाँ पहुँच जाएगा और ये बन जाएगा टर्सरी कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज। अब देखिए CH3 हो गया, ये हो गया टर्सरी, इसे कहते हैं हाइड्राइड शिफ्टिंग कहते हैं। ये हो गया। अब आगे देखो, उसी में कह रहा है कि इसमें H2O लगा रखा है, तो क्या करेगा इसके अंदर वाटर जो मॉलिक्यूल H और OH, देखो ध्यान दीजिएगा, O पर लोन पेयर, तो ये लोन पेयर इस इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा पॉजिटिव चार्ज पर, तो ऐसा दिखाई पड़ेगा। ये देखो ऑक्सीजन H बॉन्ड हो गया, ये पॉजिटिव चार्ज हो गया, इट इज द CH3, ये भी CH3 है, और लास्ट में इसका जो प्रोडक्ट होगा वह है अल्कोहल के फॉर्म में होगा, बाकी इसके अंदर से एटम अलग हो जाएगा। ठीक है, तो ये बन गया है अल्कोहल। तो दिख रहा है कि इस केस में रीअरेंजमेंट होने के बाद ये टर्सरी अल्कोहल दिख रहा है। ठीक उसी प्रकार से अगर हम सेकंड देखें तो यहाँ पर भी सिल्वर नाइट्रेट को वाटर के साथ रखा गया है, और ये पूछा गया कि वहां पे कंपाउंड क्या होगा, तो वहां पर भी रीअरेंजमेंट होगा, क्योंकि कार्बोनियम आयन का रीअरेंजमेंट होता है। तो दिखाया गया है आपको एक साइक्लोपेंटाइल कंपाउंड है, इसका नेचर, और वो साइक्लोपेंटाइल पर ये लगा रखा है CH2Br, और उस पर एक फेनाइल ग्रुप लगा रखा है ऐसा। अब उसमें जोड़ दिया है सिल्वर नाइट्रेट और वाटर। तो सिल्वर नाइट्रेट पहले सिल्वर पॉजिटिव के फॉर्म में और नाइट्रेट के फॉर्म में होगा। ये सिल्वर पॉजिटिव जो होता है वो इस पर अटैक करेगा, अटैक करने क्योंकि यहाँ इलेक्ट्रॉन चाहिए, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है, यहाँ ऑलरेडी इसके पास लोन पेयर है, यहाँ कमी जब जोड़ेगा, तो ये इस समय अभी
5 कार्बन की चेन में एक कार्बन बाहर है जो प्लस के फॉर्म में, और एक ग्रुप होता है पीएच। बच्चों जब इसे बता रहे थे कि पॉजिटिव चार्ज जो होता है रीअरेंजमेंट होता है, और अगर साइक्लिक जो चेन है 3 कार्बन का, साइक्लोप्रोपेन के बाहर कोई एक पॉजिटिव चार्ज का कार्बन है, या साइक्लोब्यूटेन के आगे है, साइक्लोपेंटेन के बाहर कोई कार्बन की एक भी चेन या चार्ज प्रेजेंट है, तो वह पॉजिटिव चार्ज जो होगी वो ऑलरेडी उसी फॉर्म पर आ जाता है, जो फिर उसी रिंग में इंसर्ट हो जाता है। अगर ये इंसर्ट हो जाएगा तो देखो ऐसी पॉसिबिलिटी पाई जाएगी, यह पॉजिटिव चार्ज यहाँ शिफ्ट होगा इस कार्बन की चेन पर, ये और ये बॉन्ड टूटकर इस कार्बन पे पहुंच जाएगा। तो ऐसा दिखेगा इस पर, इसके इस पर, ये देखिए ये बॉन्ड इस पर है ऑलरेडी, और पॉजिटिव चार्ज देखिए यहाँ पर है CH3, और ये जाके वहाँ जुड़ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज यहाँ जाएगा, इस पॉजिटिव चार्ज पर ही फिनाइल यहाँ पर है पीएच, ऐसा पार्ट। अब देखो तो एक कार्बन इस साइक्लोपेंटेन के रिंग में इंसर्ट हो गया है, जिससे 1 2 3 4 5 और 6, ये 6 कार्बन की चेन में ये पाया जाएगा इस तरह का नेचर। ये देखो ये हो गया साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेक्सेन पर यहाँ है पॉजिटिव चार्ज और इस पर ये हो गया है पीएच, ऐसा। अब यहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल ऑलरेडी है, इस पर लोन पेयर है, यहाँ कम है, ये लोन पे इस कार्बन को डोनेट करेगा और फिर चल करके ये वाटर का मॉलिक्यूल इसमें ट्रैप हो जाएगा, ये हो गया पॉजिटिव, और ये है ग्रुप फिनाइल, और लास्ट में इसमें देख सकते हो कि 6 कार्बन की चेन में OH है और फिनाइल है, ये जुड़ करके आपको दिखाई पड़ेगा। ये देखिए इसमें, इसे कहते हैं इंजर्शन ऑफ द कार्बोनियम आयन इन द रिंग। नेक्स्ट देखिए कि रेट ऑफ SN1 रिएक्शन इज फास्टेस्ट विद, कहां पर SN1 रिएक्शन सबसे ज्यादा होगा, तो ध्यान रखिएगा जहां पर कंपाउंड बल्कियर हो और कार्बोनियम आयन की स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा हो। ये रूल है कि उस कंपाउंड की रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा होगी जिससे बनने वाले इंटरमीडिएट स्टेबल ज्यादा हो। जिसका इंटरमीडिएट मोस्ट स्टेबल बनेगा उसका रिएक्टेंट मोस्ट रिएक्टिव होता है, यानी रिएक्टिविटी ऑफ द रिएक्टेंट इज प्रोपोर्शनल टू द स्टेबिलिटी ऑफ द प्रोडक्ट। तो ध्यान दो इस पर, कहां पर सबसे ज्यादा स्टेबल कार्बोनियम आयन का फॉर्मेशन यहां पर होगा। तो देख सकते हो कि यहां पर इसमें ऑलरेडी इस वाले कंपाउंड के अंदर देखिए तो कार्बन पर जो बीच में दिया गया है इसको हम अरेंज करें, इसके ब्रेक होने पर देखो अगर ये ब्रेक होता है तो यहाँ पॉजिटिव आएगा, ये ब्रेक होता है तो यहाँ पॉजिटिव आएगा, ये ब्रेक होता तो वहाँ पर पॉजिटिव आएगा, और चौथा देख सकते हो कि वहाँ पर होगा। इन चारों को कंपेयर करो तो ये बेंजीन का रिंग है C6H5CH, C6H5 इस पर दिया गया है Br, वहाँ पर दिया गया है साइक्लोहेक्सेन है, यानी C6H12 पे दे रखा है, उस पर एक ग्रुप जोड़ दे रखा है, तो ये पाया जाएगा 11 के फॉर्म में, और यहाँ होगा CH, ये होगा C6H5 और इस पर दिया गया है Br। फिर इस पर देख सकते हो कि फिर इसके बाद दिया गया है ऑलरेडी कि यहाँ पर एक NO2 ग्रुप है, ये साइक्लिक ग्रुप है, इस पर CH है, इस पर बेंजीन का रिंग है, और यहाँ होगा NO2, ये पाया जा रहा Br, ठीक, और एक यहाँ पर दे रखा लास्ट में। तो कंपेयर कर सकते हो कि इसको अगर यहाँ हटा दो तो यहाँ हो जाएगा पॉजिटिव, इसको हटाओगे तो यहाँ होगा पॉजिटिव, इसको हटाओगे तो यहाँ होगा पॉजिटिव, ठीक है। इनको कंपेयर करो, ये है बेंजीन का रिंग, ये मिला करके हो गया 4 रेजोनेंस हो गया, और प्लस 1 हाइपर हो गया, यहाँ पर होगा, ये देखिए। पर ध्यान रखिएगा कि ये NO2 ग्रुप जो है ये -I इफेक्ट है और -M इफेक्ट है, तो -I और -M इफेक्ट डिक्रीजेज स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोनियम आयन, कार्बोनियम आयन के स्टेबिलिटी को कम कर देता है। अगर ये पॉजिटिव I और पॉजिटिव M इफेक्ट होता तो कार्बोनियम आयन की स्टेबिलिटी को बढ़ाता, लेकिन ये माइनस है इसलिए इसकी स्टेबिलिटी कम हो गई। यहाँ देखो वही कंडीशन है
कि ये ग्रुप यहाँ पर भी है, ये ग्रुप यहाँ पर, बस यहाँ NO2 है, तो कमी यहाँ पर NO2 ना होता तो इसके बराबर होता। तो यहाँ पर देखो एक हाइपर तो है और यहाँ पर 4 रेजोनेंस है, जैसे वहाँ दिया गया था वैसे यहाँ पर भी है, रेजोनेंस भी यहाँ पे 4 है, दोनों बराबर है, बस कमी इसकी है कि इसकी वजह से स्टेबिलिटी कम हो गया। पर यहाँ देखो तो 3 और 3 6, यहाँ पर 7 रेजोनेंस है, इसलिए इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा है। तो जिस कंपाउंड की प्रोडक्ट में स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है उसका रिएक्टेंट मोस्ट रिएक्टिव होता है। तो पहला ऑप्शन होता है कि रिएक्टिविटी ऑफ द रिएक्टेंट इज प्रोपोर्शनल टू द स्टेबिलिटी ऑफ द प्रोडक्ट। नेक्स्ट देखो, आइडेंटिफाई ए बी सी डी ई आर एंड आर डैश इन द फॉलोइंग रिएक्शन। इस रिएक्शन में ए बी सी डी ई आर और आर डैश इनमें बताना है कि कौन इसके अंदर पॉसिबिलिटी है। तो पहला दे रखा है उसको देखो, फर्स्ट वाला, फर्स्ट केस यहाँ पर है, ये देखो है साइक्लोहेक्साइल ब्रोमाइड, ये इसके साथ में मैग्नीशियम को जोड़ा गया और यहाँ लगा रखा है ड्राई ईथर लगा रखा है, इससे बनने वाला कंपाउंड यहाँ पे ए दे रखा है, फिर यहाँ पर वाटर लगा रखा, फिर कंपाउंड यहाँ पे बी दे रखा है। तो ए और बी तो यहाँ से मिल रहा है, तो यहाँ देखो, तो देखो सबसे पहले अगर हम किसी हैलाइड को मैग्नीशियम के साथ रखते हैं तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बन जाता है। तो ये पहला जो रिएक्शन होगा ड्राई ईथर के वजह में, ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इस तरह से बनता हुआ आपको दिखेगा। ये दिया गया है मैग्नीशियम और ये है ब्रोमाइड। अब ये कंपाउंड हो गया है ए, इसको वाटर के साथ मिलाओ, HO और H। ध्यान रखिएगा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जो है ये किससे हरा हुआ है, एक ऐसा कंपाउंड जिसके अंदर प्रोटॉन होता, प्रोटॉन मीन्स H आयन होता। अगर इसको देखो तो ये H+ बनेगा और OH इसमें 2 नेचर हैं। तो जहाँ जहाँ जिस कंपाउंड में ये H पॉजिटिव होगा, ये H पॉजिटिव के रहते हुए ये बॉन्ड टूट जाता है। इसलिए ऐसा हम यह जान लीजिएगा, जैसे मान लो ट्रिपल बॉन्ड कार्बन पर H हो, O से H लगा हो, ठीक है, N से H लगा हो या SH लगा हो, यानी इनसे ट्रिपल बॉन्ड, इसे आप याद कर सकते हो जैसे ट्रिपल बॉन्ड CONSH, इसे कहते हैं कंस H, कंस H जहां पाया जाता हो वहां ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का MgBr टूट जाएगा और वह अल्कोहल के साथ में जोड़ेगा। जैसे मान लो यहाँ वाटर दिया गया है तो वाटर में OH है, इसलिए अगर देखो तो इस प्रकार से कंडीशन लिखा होगा HOH, ये इस पर अटैक करेगा तो यहीं से टूट जाएगा। तो टूट जाएगा तो कंपाउंड बन जाएगा एक साइक्लोहेक्सेन और प्लस MgBrOH, ये कंपाउंड बनेगा। यानी इसका जो दिया गया है वह जो बी कंपाउंड है वो साइक्लोहेक्सेन है, बी कंपाउंड इज द साइक्लोहेक्सेन। अब जरा सेकंड देखिए, सेकंड जो बता रहा है वो ये कह रहा है कि RBr प्लस Mg, RBr प्लस Mg, इन दोनों के रिएक्शन करने के बाद यह C बन जाता है। और C बनने के बाद इसके अंदर अगर D2O लगा दिया जाए तो D2O लगाने के बाद इसका कंपाउंड बनता है वह रहता है CH3 और CH3 पर यह D के फॉर्म में रहता है, ये बन रहा है कंपाउंड। अब जरा ध्यान दीजिएगा कि इनमें से जो कंपाउंड बना था C के बाद D2O लगाने पर यह बन रहा, तो यहां से आपको मिलेगा C, यानी ABC वाला C क्या है, तो C की पहचान करो आखिर में C है क्या। यहां पर भी अगर देखो तो ड्राई ईथर की कंडीशन यहां पर भी होगी, जैसे यहां पर कंपाउंड सा ब्रोमीन था Mg जोड़ने पर ये बना था, वैसे यहां पर भी बनेगा। तो ये होगा ऐसे RMgBr है, इसे कहते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। अब यहाँ R क्या होगा, देख सकते हो कि जिस तरह से यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड CH और OH और NHSH था, वैसे ही वाटर के अंदर HOH थे, पर D2O के अंदर देखा जाए तो ये D होगा और ये OD होगा। जैसे OH था वैसे यहाँ पर OD होगा, तो इसके भी टूटने पर आपको मिलेगा ये D पॉजिटिव मिलेगा और OH माइनस मिल जाएगा।
तो डी पॉजिटिव मिला। अब डी पॉजिटिव निकालने के लिए इसको भी कंपेयर करो तो मिलेगा डी ओ डी, यहाँ से टूट जाएगा, बनेगा इसके अंदर आर, ये हो जाएंगे डी और प्लस एम जी बी आर और ओ एच होता। आर की जगह पर क्या होगा आर, तो देख सकते हो कि डी यहाँ जोड़ा गया है, तो इसका मतलब है अगर हम देखें तो आर हमको ऐसा मिलेगा। ये देखो आर की जगह पर यहाँ पर होगा CH3 CH3 और ये था Mg और ये Br है। इस प्रोडक्ट को देखकर देखिए कि यही कार्बन की चेन में था, इसलिए R की जगह पर CH3 होगा। इसलिए एक क्वेश्चन आपका R वाला भी मिल रहा है कि यह प्रोपेन है या प्रोपेन के फॉर्म में है। जो प्रोपाइल यहाँ पर लिखा था साइक्लोप्रोपाइल नहीं था, ये प्रोपेन के फॉर्म में था, जिनमें से ये प्रोपाइल ब्रोमाइड था, प्रोपाइल ब्रोमाइड से ये प्रोपेन बना हुआ वहां पे था। अब देखो थर्ड कंडीशन जो दिया गया था कि वहां पर क्या पॉसिबिलिटी है। थर्ड में ये दे रखा है, ये है CH3 ग्रुप है, ये ग्रुप है। इस पर देख सकते हो कि यहाँ पर भी CH3 है और यहाँ पर भी CH3 है। लेट दिस CH3 और ये CH3 है, ठीक है। ये दिया गया है, इनमें से ये कहा गया है कि भाई ये ड्राई ईथर का प्रयोग किया गया है, ड्राई ईथर का प्रयोग किया गया है। और ये था R डैश और X था, R डैश से यहाँ पर Mg बनाया गया है, Mg के फॉर्म में है, और ये D बना है। D के बाद यहाँ वाटर का प्रयोग किया गया है और E बन गया है। तो यहाँ पर DE एक पार्ट में यहाँ पर और R डैश है। अब कंपेयर करो, R डैश का सेंस यहाँ पर ये है कि R डैश और Mg, फिर देखो ये क्या बन गया होगा, R डैश Mg X है। इनको भी अगर हम वाटर से रिएक्ट करें तो H और OH होगा, तो टूट करके बन जाएगा R डैश H प्लस Mg के साथ में X होगा और OH बन गया R डैश H है। अब यहाँ पर R डैश क्या होगा, तो ज़रा ध्यान दीजिएगा कि ये दिया गया था कि सोडियम और ईथर है, प्लस यहाँ पर सोडियम और ईथर, ध्यान रखिएगा। R डैश X का मतलब होता है एल्काइल हैलाइड। एल्काइल हैलाइड को अगर सोडियम और ईथर में रखा जाए तो उर्ज रिएक्शन के अकॉर्डिंग जितना कार्बन आप उस हैलाइड में लोगे उसका 2 गुना एल्केन बनाएगा, 2 गुना वाला एल्केन बनाएगा। अगर R डैश X और सोडियम ड्राई ईथर रखने पर 1 2 3 4 कार्बन की चेन लग रही है और 2 साइड चेन दिखाई पड़ रही हैं, तो इसका मतलब है इसका आधा भाग, ध्यान रखिएगा, इसका आधा भाग करके देखो इसका, क्योंकि सोडियम ईथर एक ऊर्ज रिएक्शन है। सोडियम ईथर का रखना यानी हैलाइड हो, सोडियम हो, ईथर हो, हैलाइड सोडियम ईथर, तो ये कहता है इट इज द ऊर्ज रिएक्शन, ये है। और ऊर्ज रिएक्शन में R डैश होगा तो R डैश का 2 गुना, यानी ये कंपाउंड बनेगा R डैश और R डैश, ये 2 गुना है। अगर 2 गुना होगा तो R डैश की जगह बताओ क्या यहाँ पर पाया जाएगा, R डैश पर क्या होगा, तो इसका आधा दिखा दो, तो ये होगा इस पर। इसका नेचर जो होगा कार्बन पर ये CH3 जो होगा वो ऐसा पाया जाएगा, इसे कहते हैं R डैश। ये है R डैश इस समय, क्योंकि इसका 2 गुना ऊर्ज के अनुसार ये बनना चाहिए, तो इसका आधा भाग यहाँ पर रहा होगा, तब 2 पार्ट बना है, इसलिए R डैश ये होगा। और यहाँ दिखाया गया था कि R कितना होना चाहिए था वहां पर, तो उसमें एक H को जोड़ देंगे तो वहां पर R के बराबर आपको एल्केन इस जगह दिखाई पड़ेगा। ये वाला प्रोडक्ट क्या होगा, तो ये हो जाएगा CH3 और ये ग्रुप हो गया CH3, ये भी CH3 है, ये आगे H, तो R डैश H ये हो गया देखो 2 मिथाइल प्रोपेन। और ये दिया गया है, ये देखो ये इसमें टर्सरी ब्यूटाइल है, ये टर्सरी ब्यूटाइल, यानी इसे कह सकते हो CH3 होल थ्राइस C है, टर्सरी ब्यूटाइल ग्रुप है ये। तो टर्स ब्यूटाइल ग्रुप में ये देखा आपने, तो बेंजीन पर ये 2 ग्रुप लगा हुआ है कार्बन का, CH2 और CH3, यानी इथाइल बेंजीन का एक कंपाउंड है, कैन बी प्रिपेयर्ड बाई। तो देखो यहाँ पर एक रिएक्शन है, ऊर्ज रिएक्शन है, दूसरा है फिटिक रिएक्शन है, तीसरा ऊर्ज फिटिक और चौथा है फ्रैंकलिन रिएक्शन। इनमें कौन सी रिएक्शन से बनेगा, तो पहले मैं बता दूं कि ऊर्ज रिएक्शन जो होती है वो क्या करती है, देखो ध्यान से,
जैसे मान लो कोई कंपाउंड रखा कि RX है, इसके साथ में सोडियम लगा दीजिए और इससे ड्राई ईथर लगा दीजिए, तो ये कंपाउंड जैसे R है तो ये उसका 2 गुना R और R बन जाएगा, प्लस ये NX के कंपाउंड बन जाएंगे, यानी जितना कार्बन होगा उसका 2 गुना कार्बन का एल्केन दे देता है। इसे कहते हैं उर्ज रिएक्शन, ये वाला। सेकंड देखो फिटिक रिएक्शन। फिटिक का सेंस होता है कि अगर हम एराइल हैलाइड का मतलब क्लोरोबेंजीन जैसे दिया गया है, इसे कहते हैं एराइल हैलाइड। अगर इसे हम सोडियम के साथ में ईथर लगा दें तो इससे बनने वाला कंपाउंड जो हो जाएगा, ये बन जाएगा डाईफिनाइल। ध्यान रखिएगा, इससे बन जाएगा डाईफिनाइल। दोनों को जोड़ दिया जाएगा तो डाईफिनाइल कंपाउंड बन गया हो इसके अंदर, तो इसे कहते हैं कि एक फिटिक रिएक्शन है। फिटिक का सेंस है कि एराइल हैलाइड का सोडियम के साथ में ड्राई ईथर लगाना, इसे कहते हैं फिटिक रिएक्शन। तीसरा है उर्ज फिटिक का सेंस है कि एक कंपाउंड अगर यहां लिया जाए एराइल हैलाइड, ध्यान रखिएगा, एक कंपाउंड हो जाए एराइल हैलाइड Cl, दूसरा यहाँ पे लगा दिया सोडियम, और तीसरा इसके साथ में है CH3Cl, यानी एल्काइल हैलाइड एराइल हैलाइड सोडियम के साथ में ड्राई ईथर लगा दिया जाए, तो इन दोनों को जोड़ करके वो बना देगा इस प्रकार से। देखो जैसे ये है कंपाउंड टॉल्यूइन बन गया, तो जो CH3 आया है वो एल्काइल से आया है, जो बेंजीन आया है वो क्लोरोबेंजीन से आया है। पर क्वेश्चन में दे रखा था CH3CH2, तो बस इतना खाली किया गया इसके अंदर है कि एक एराइल हैलाइड के साथ में जैसे ये है, इसमें सोडियम लगा दिया गया और प्लस यहाँ पर 2 कार्बन की हैलाइड को रखा गया, तो इससे जो कंपाउंड बनकर आया होगा वो ये देखो है CH2 और CH3, इसे कहते हैं एथाइल बेंजीन है, यानी ये उर्ज फिटिक रिएक्शन है। तो जब कभी एल्काइल हैलाइड सोडियम ईथर हो तो उर्ज रिएक्शन, अगर एराइल हैलाइड सोडियम ईथर हो तो फिटिक, अगर एराइल हैलाइड और एल्काइल हैलाइड सोडियम के साथ में ड्राई ईथर से बनने वाले प्रोडक्ट में यहाँ जैसे टॉल्यूइन ये बनाया गया, ये बनाया गया, इसे उर्ज फिटिक कहते हैं। लास्ट में चौथा है फ्रैंकलैंड। क्या है? तो फ्रैंकलैंड का मतलब होता है जब किसी एल्काइल हैलाइड को जिंक से के साथ में रखा जाए और इनके रखा जाए तो कंपाउंड यहाँ पर भी देखो जिंक के साथ में रहेगा, इसको 2 गुना कंपाउंड के साथ में रहते हैं, कभी ये बन जाएगा एल्केन जैसे है RX। तो अगर एल्काइल हैलाइड और जिंक की रिएक्शन कराई जाए तो इससे बनने वाले प्रोडक्ट में ये होता है फ्रैंकलैंड। बस अंतर खाली है कि यहाँ सोडियम है तो उर्ज रिएक्शन है, सोडियम है क्लोरोबेंजीन है तो फिटिक है, सोडियम है क्लोरोबेंजीन और एल्काइल हैलाइड तो वो उर्ज फिटिक है, और जिंक आ गया है तो वो फ्रैंकलैंड रिएक्शन होती है। इससे भी फ्रैंकलैंड रिएक्शन में भी एल्केन का ही फॉर्मेशन होता है। जिस तरह से यहाँ पर कार्बन 2 से 4 बना हुआ से यहाँ पर भी कंपाउंड के बनने की संभावना रहती है। आगे देखो नेक्स्ट तो इसका मतलब हो गया किसका ऑप्शन हो गया थर्ड। अब सेकंड देखिए, यहां देखो दिया गया है एक कार्बाइड है क्वेश्चन में, मैग्नीशियम कार्बाइड को वाटर के साथ में रिएक्ट किया गया है और कंपाउंड बन रहा ए को सोडियम के साथ रखा गया है तो बी बन रहा है, और सोडियम के साथ में मेथाइल ब्रोमाइड रखने पर सी बन रहा है। तो कह रहा है कि द इनकरेक्ट स्टेटमेंट इज, इसमें कौन गलत स्टेटमेंट है बताना आपको है। तो पहला तो कंपाउंड सी इज CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C CH3, ये कंपाउंड कह रहा है ऐसा है। सेकंड कह रहा है कि सी गिव्स अ पॉजिटिव टॉलरेंट टेस्ट दे देगा, ये बता रहा है। थर्ड कह रहा है कि इन कंपाउंड सी ऑल 4 कार्बन आर लीनियरली प्रेजेंट, और चौथा कह रहा है कंपाउंड सी ऑन ओजोनोलिसिस गिव्स डाइकीटोन कह रहा है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन देखिए, जैसे वहां दिया गया है कि Mg2C3 है, Mg2C3 से कहते हैं कार्बाइड, पर ये कौन सी कार्बाइड है? इसे कहते हैं प्रोपिलाइड। ये है प्रोपिलाइड, मैग्नीशियम प्रोपिलाइड है। इस मैग्नीशियम प्रोपिलाइड को वाटर के साथ रखो तो ध्यान रखिएगा कि इसमें ये कार्बाइड से हम एल्केन भी बनाते हैं और एल्काइन बनाते हैं,
यहाँ पर प्रोपेलाइड है तो प्रोपेलाइड का मतलब है सिर्फ प्रोपाइन बन जाएगा, ये बन जाएगा CH3 C ट्रिपल बॉन्ड और ये हो गया CH, प्रोपेलाइड से प्रोपाइन बन जाता है, प्रोपाइन। इस प्रोपाइन के साथ में सोडियम लगा हुआ है, तो सोडियम ट्रिपल बॉन्ड से लगे हुए कार्बन से ये जुड़ा हुआ H, देखो H, यह H एसिडिक होता है। ट्रिपल बॉन्ड के कार्बन से जुड़ा हुआ H एसिडिक है। अगर एसिडिक है तो ये सोडियम के द्वारा रिप्लेस हो जाएगा, CH3C ट्रिपल बॉन्ड C और Na बन जाएगा। अब दिया गया इसके साथ में CH3 और Br है, और ये CH3Br का सोडियम के साथ में रिएक्ट कर दिया जाता है तो सोडियम को रिप्लेस कर देगा ये, तो ये बन जाएगा लास्ट में C ट्रिपल बॉन्ड C पर ये CH3 आ गया है, यानी इसे कहते हो ब्यूटाइन हो गया, ब्यूट टू आइन हो गया, ब्यूटाइन। तो देखो पहला ऑप्शन था इसके साथ में कहते कंपाउंड C इज ब्यूटाइन, तो पहला तो ऑप्शन सही है कि ब्यूटाइन है। सेकंड कह रहा है कि C गिव्स पॉजिटिव टॉलन टेस्ट। ध्यान रखिएगा, टॉलन टेस्ट जो होता है वो टर्मिनल कार्बन के द्वारा लगे हुए H से होता है। देखो इस ट्रिपल बॉन्ड कार्बन से कार्बन लगा है, अगर यही ग्रुप ऐसे होता, यही ग्रुप ऐसे होता CH3 और CH2 और C पर ट्रिपल बॉन्ड होता ये CH, तो देखो ट्रिपल बॉन्ड जो CH है यह H एसिडिक है। अब एसिडिक के साथ में अगर हम जोड़ते इसके साथ में टॉलन रिएजेंट, तो इसके साथ में होता कैसे, जैसे सिल्वर नाइट्रेट है और इसमें हम जोड़ देते अमोनियम हाइड्रोक्साइड, तो अमोनियकल सिल्वर नाइट्रेट को कहते हैं टॉलन रिएजेंट है, और इसकी वजह से में ये सिल्वर इस H को रिप्लेस कर देता और वाइट प्रेसिपिटेट देता, वाइट PPT का देना, इसे कहते हैं टॉलन टेस्ट। यानी तब बनता है इसमें कंपाउंड CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड C और ये बन जाता सिल्वर, यही होता है वाइट PPT। पर यह प्रोडक्ट में ट्रिपल बॉन्ड के बाद में कार्बन आया है, इसका मतलब इसके अंदर CH नहीं है, यह टॉलन टेस्ट नहीं देगा, तो C वाला इनकरेक्ट करा, द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, तो C वाला इनकरेक्ट है। तो तीसरा देख लो कि इन कंपाउंड C ऑल 4 कार्बन आर लीनियरली, कह रहा है कि चारों कार्बन इसके अंदर क्या है, एक सीधी रेखा में है, तो ट्रिपल बॉन्ड जहां पाया जाता है वो कितना एंगल होता है, उसका होता है 180 डिग्री का होता है, तो ये होता है लीनियर। तो इसे कह रहा है कि इसमें सभी प्रेजेंट हैं। कंपाउंड C ऑन, कह रहा है इसमें देखिए, कंपाउंड C ऑन ओजोनोलिसिस गिव्स डाई कीटोन, अगर इसमें ओजोन के साथ में रिएक्ट कर दें तो ये डाई कीटोन बन जाएगा। यानी अगर हम ऐसे यूज कर दें कि पहला ओजोन हो गया और उसी के साथ में दूसरा होता है जिंक ऑब्लिक वाटर, तो दो रिएजेंट लगाओगे तो ट्रिपल बॉन्ड जुड़ेगा, तो ऐसा बन जाएगा CH3C डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C और CH3, इसे कहते हैं डाई कीटोन, क्योंकि अल्कान के साथ में डाई कीटोन का फॉर्मेशन होता है, इसलिए चौथा भी सही है, तीसरा भी सही है, पहला भी सही है, गलत तीसरा है, दूसरा। आगे देखो नेक्स्ट यहाँ पर है कि इन, देखिए यहाँ पर जो कंपाउंड दे रखा है वह एक साइक्लोहेक्सीन है, उसके ये देखो इसके यहाँ कंपेयर करो तो यहाँ पर ग्रुप जो कार्बन दे रखा है ये मिथाइल है, ये एथीन है, और डबल बॉन्ड के फॉर्म रखा गया, तो ये कार्बन पर OH रखा गया। अब OH वाले कंपाउंड पर जहां अल्कोहलिक ग्रुप है उसमें एसिड के साथ में हीट कर दिया गया है। अगर एसिड के साथ में हीट कर दिया गया है, P2O5 के साथ में हीट कर दिया गया है, तो यह एलिमिनेशन रिएक्शन देगी। एलिमिनेशन रिएक्शन जो होता है इसके अंदर सिडजैफ का रूल लगता है और हॉफमैन्स का प्रयोग होता है। सिडजैफ में डबल बॉन्ड उस कार्बन पर जाके बनेगा जहां H की मात्रा सबसे कम होती है, और हॉफमैन्स में होता है कि डबल बॉन्ड वहां बनेगा जहां H की मात्रा कार्बन पे ज्यादा होती है। यानी मार्कोनिकॉफ और एंटी मार्कोनिकॉफ के नियम के अनुसार जैसा होता है वैसे यहाँ पर सिडजैफ और हॉफमैन्स के अनुसार होगा। पर यहाँ पर हीट करने के बाद देख सकते हो कि ये जो H3PO4 है सबसे पहले इसका H आयन जाकर यहाँ पर वाटर को एलिमिनेट करेगा, यहाँ बन जाएगा पॉजिटिव चार्ज।
अगर पॉजिटिव चार्ज यहाँ बन रहा है तो पॉजिटिव चार्ज के बाद फिर SN1 रिएक्शन और E1 रिएक्शन ये दोनों एक जैसी होती है। अगर यहाँ पर ज्वाइंट हो गया तो SN1 हो गया, और अगर यहाँ से एलिमिनेट हो गया तो वो E1 हो जाता। तो यहाँ पर वही है कि एसिडिक मीडियम में हीट करने पर यह एक एलिमिनेशन रिएक्शन है, यानी ऐसा रिएक्शन दिया गया। ये देखो, ये ग्रुप इस पर OH है और ये डबल बॉन्ड यहाँ दिखाया गया। इसको कह रहा है H3PO4 है और इसे हीट कर दिया गया। हीट करने पर देखो ध्यान से कि ये H+ देगा। H+ जो होगा वो कहाँ पे अटैक करेगा, ध्यान रखिएगा। H+, देखो तो ये इस पर इलेक्ट्रॉन कमी है, यहाँ लोन पेयर है, तो ये HO पे जाके ज्वाइंट हो जाएगा। अगर ज्वाइंट होगा तो ऐसा दिखेगा, इसमें डबल बॉन्ड, कार्बन पर O हो गए, H हो गए, H हो गए, इस पर पॉजिटिव चार्ज आ गया, यहाँ से टूट जाएगा, ये अलग हो जाएगा। जब अलग हो जाएगा तो देखो बनेगा इस तरह का, नहीं ये डबल बॉन्ड हो गया, कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे पाया जा रहा है। ध्यान रखिएगा, पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे पाया जा रहा है। तो पॉजिटिव चार्ज अगर पाया जा रहा है तो जहाँ पर डबल बॉन्ड बनने की संभावना क्या है, डबल बॉन्ड कहाँ पर बनेगा, देखो ध्यान दो। इसकी दो संभावना हो सकती है, इसकी दो संभावनाएं हो सकती हैं। एक तो देखो, जो कार्बन दिया गया है इसे कहते हैं अल्फा कार्बन, ये है। इसके लिए बीटा कार्बन ये है, बीटा कार्बन ये है। अगर β1 है और β2 है, देखो β1 और β2 है, तो β2 और β1 से अगर देखा जाए, ध्यान रखो, अगर हम β1 से इस पर बनाना चाहें, β1 से इसे बनाना चाहें, और देखो यहाँ पर भी, देखो यहाँ पर भी H है और यहाँ पर भी H है, इस β2 पर ये H मान लीजिए है, इसे कहते हैं β2। यहाँ पर भी H है, और इस जगह देखो इस पर जो कार्बन रखा होगा इस पर भी H ही है। ये बीटा कार्बन है, ये बीटा कार्बन है, ये β1 है, ये β2। अगर ये H एलिमिनेट होता है तो उसका बॉन्ड ऐसा बनता हुआ दिखाई पड़ेगा, डबल बॉन्ड और डबल बॉन्ड ये हो जाएगा CH2 ऐसा। और अगर β2 को देखा जाए, β2 को, तो β2 के लिए जो होगा उसका H यहाँ से माइग्रेट होगा, तो ये देखो बनेगा डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, ये ऐसा। तो देख सकते हो कि ये कंपाउंड हॉफमैन के अनुसार होगा, यानी ये हो गया है माइनर और ये हो गया है मेजर, यानी अकॉर्डिंग टू सिटजैफ रूल, और ये है अकॉर्डिंग टू हॉफमैन्स रूल। तो ये इसका नेचर हो गया। पर कंपाउंड जो ये है माइनर, ये है मेजर, इसलिए इसका प्रोडक्ट जो होगा यह है सेकंड वाला होगा कि यहाँ पर पाया जाएगा। इसके लिए इसे कहते हैं एलिमिनेशन रिएक्शन, यानी यहाँ पर जिस पर कार्बन था उस कार्बन पर नेचर कार्बोनिल हो गया। अगर यहाँ से H हटा के डबल बॉन्ड जोड़ोगे, ध्यान दो, अगर डबल बॉन्ड जोड़ोगे, एलिमिनेट कराओगे तो ये एलिमिनेशन होगा। और अगर कार्बन पर किसी एटम को न निकालकर यहाँ जोड़ दिया जाए तो ये SN1 हो जाएगा। तो ये E1 SN1 दोनों बराबर होता है और दोनों का इंटरमीडिएट कार्बोनिल अमाइन होता है। अगला देखिए, नेक्स्ट यहाँ पर CH3 C ट्रिपल बॉन्ड COCH में सोडियम लिक्विड अमोनिया है और PD कैल्शियम कार्बोनेट लेड स्टेट है। और क्या रखे, द मिनिमम हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन इज इन, बताओ किसमें सबसे कम हाइड्रोजन हीट कम होगी, यानी उसके अंदर अगर हाइड्रोजन को जोड़ दें तो कहाँ पर हीट सबसे कम निकलेगी। तो देखो ध्यान रखिए, इसके अंदर इसमें हाइपर कॉन्जुगेशन के आधार पर एल्कीन की स्टेबिलिटी होती है। यहाँ पर जो कंपाउंड लिक्विड दिया गया है इससे बनेगा ट्रांस एल्कीन और इससे बनेगा सिस एल्कीन, ठीक है। तो जिसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है वहाँ पर हीट कम निकलती है और जिसकी स्टेबिलिटी कम होती है वहाँ हीट ज़्यादा निकलती है। सोडियम लिक्विड अमोनिया के साथ में रखने पर एल्काइन का पार्शियल रिडक्शन होगा और यह एल्कीन बनाएगा।
यहाँ से भी बनेगा एल्कीन, यहाँ से भी बनेगा एल्कीन, पर इससे बनने वाला एल्कीन होगा ट्रांस, इसके द्वारा बनने वाला सिस है, क्योंकि सिस को ये सपोर्ट करता है और ये ट्रांस को। तो ए यहाँ पर है ट्रांस, पर बी यहाँ पर हो गया वो सिस के फॉर्म में होगा। इस कंपोनेंट में देखा जाए तो ऐसी इसके नेचर पाए जाएंगे CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C और ये CH3 है। आप देख सकते हो कि अगर हमने सोडियम लगाया और लिक्विड अमोनिया का प्रयोग कर दिया है तो इससे जो बनेगा वो होगा ट्रांस कार्बन का नेचर, ये होगा H और ये है H, ये हो गया है CH3, इसे कहते हैं ट्रांस ब्यूट 2इन के बराबर हो जाएगा। पर अगर इसको देखा जाए तो यहाँ पर इसी को लगा दिया जाए PDC हो या इसकी जगह पर PD कैल्शियम कार्बोनेट हो और लेड एसीटेट हो, CH3 COO होल ट्वाइस PB हो, इसे लगा दिया जाए तो इसका सेंस हो गया कि ये सिस कंपाउंड बनेगा। CH3 कार्बन हो गया H, डबल बॉन्ड हो गया CH3 और H है, इसे कहते हैं सिस ब्यूट ट्विन। इसलिए देखो आपको बताना है कि इसमें स्टेबिलिटी कहाँ ज़्यादा है, स्टेबिलिटी कहाँ पे ज़्यादा है। ध्यान रखिए ट्रांस वाले कंपाउंड देखो, ट्रांस में 3 और 3 6, यहाँ हाइपर कॉन्जुगेशन है, 3 और 3 6, यहाँ पर भी 6 हाइपर कॉन्जुगेशन है। हाइपर कॉन्जुगेशन दोनों की ज़्यादा है, लेकिन स्टेबिलिटी किसकी ज़्यादा होगी? स्टेबिलिटी ट्रांस की ज़्यादा होगी, सिस वाले कम होगी, क्योंकि सिस वाला जो ग्रुप है वो एक तरफ है तो इनके बीच की जो डिस्टेंस है वॉन डेर वाल रेडियाई से कम होती है तो इसकी स्टेबिलिटी कम होती है। लेकिन ये ग्रुप जो होते हैं ट्रांस पोजीशन में दूर होता है तो इनके अंदर हिंड्रेंस कम है, यहाँ हिंड्रेंस ज़्यादा है, यहाँ हिंड्रेंस कम है, इसलिए इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा है। स्टेबिलिटी कम है, जिसकी स्टेबिलिटी कम होती है उसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा होती है। तो यहाँ पर मान लें कि स्टेबिलिटी किसकी ज़्यादा होगी, तो ये हो गया है स्टेबिलिटी ऑफ ट्रांस एल्कीन ग्रेटर देन सिस एल्कीन। देयरफॉर जो A है, A क्या है, तो A यहां पर है ट्रांस और B यहां पर है सिस, B है सिस, A है ट्रांस। तो A का यहां पर एनर्जी जो होगी सबसे कम निकलेगी, क्योंकि स्टेबल ज़्यादा है, इसलिए यहाँ पर H2 को जोड़ोगे, कम मात्रा में जोड़ेगे तो एनर्जी भी कम निकलेगी। इसलिए यहाँ पर ट्रांस वाले यानी A कंपाउंड जब बनेगा तो उसमें अगर H2 को जोड़ेंगे तो सबसे कम हीट निकलेगी। आगे देखो, अगर यहाँ पर ये दिया गया है, देखो ये कंपाउंड यहाँ पर साइक्लोहेक्सीन के ऊपर यहाँ पर मेथाइलिडीन दिया है, मेथाइलिडीन साइक्लोहेक्सीन, इसका नाम है मेथाइलिडीन साइक्लोहेक्सीन के साथ में HBr लगाया गया है, लेकिन CCl4 और हाई टेम्परेचर लगा रखा है। तो जरा बताओ कि यहाँ कंपाउंड क्या बनेगा और कौन से फार्म में इसका नेचर होगा। तो ध्यान रखिएगा इसमें आपको HBr जोड़ना है, इसके साथ में HBr जोड़ना है, तो ये जोड़ कर दिखाएगा और उस कंडीशन में कैसा होगा जरा उसको देखिए। यहाँ पर मेथाइलिडीन साइक्लोहेक्सीन एक कंपाउंड, मेथाइलिडीन साइक्लोहेक्सीन, दिस कंपाउंड इज द मेथाइलिडीन, डबल बॉन्ड है और ये कंपाउंड दे रखा है, इसके साथ में HBr जोड़ना है और ये है रिएजेंट और टेम्परेचर लगा दिया, इसको हिट कर दिया गया, हाई टेम्परेचर लगा रखा है। ये पूछा क्या होगा, ध्यान रखिएगा कि कार्बन टेट्राक्लोराइड अगर हाई टेम्परेचर और CCl4, देखो हाई टेम्परेचर और CCl4 दे रखा, तो टेम्परेचर हाई है, ये नॉन पोलर सॉल्वेंट है, इसलिए इसकी जो ब्रेकिंग होती है वह कौन से फार्म होगा, क्या यह आयनों के फार्म होगा या इसके प्रकार में और फार्म दिया जाएगा। तो इसके अंदर ये ब्रेक होने के बाद इनके फार्म देखा जाए तो ये ब्रेक होने पर ऑलरेडी अगर देखा जाए तो इसका जो पाई बॉन्ड है वो इस दिशा में शिफ्ट करेगा। अगर ऐसा होगा तो देख सकते हो कि इसका जो नेचर होगा, जरा देखिए कि नॉन पोलर सॉल्वेंट है और ये हाई टेम्परेचर है, तो HBr की ब्रेकिंग कैसी होगी, H पॉजिटिव भी होगी या फ्री रेडिकल के फॉर्म में होगी। हाई टेम्परेचर नॉन पोलर सॉल्वेंट है,
इसका मतलब इसमें आयन बनेगा नहीं। आयन बनेगा नहीं तो इसका सेंस है सब के सब जगह पर देखिए तो लोन पेयर इस प्रकार से बनता दिखाई पड़ेगा। ऐसे सब जगह लोन पेयर होगा तो ये पहुंच जाएगा, ध्यान रखिएगा कि लोन पेयर यहाँ पे डबल बॉन्ड के फॉर्म हो जाएगा और ये लोन पेयर बचा रहेगा। तो इसका जब H टूटेगा तो ब्रोमीन जो होगा वह यहाँ पे ज्वाइंट हो जाएगा और यहाँ पर इस पर नेचर तो ये हो जाएगा CH3, ये डबल बॉन्ड और HBr और ये कंपाउंड होगा सेकंड। अगला क्वेश्चन है, यहाँ देखिए इस पर लिखा है कि बेंजीन पर ये प्रोपाइल है ग्रुप 1 2 3 कार्बन। प्रोपाइल बेंजीन इज व्हेन ऑक्सीडाइज्ड इन प्रेजेंस ऑफ एल्केलाइन KMNO4 द प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड। क्या इसमें प्रोडक्ट बनेगा? तो ध्यान रखिएगा कि ये एरोमेटिक कंपाउंड पर ये हाइड्रोकार्बन कंपाउंड है। अगर ये रूल है, अगर किसी बेंजीन के रिंग पर 1 कार्बन की चेन हो या 2 कार्बन की चेन हो या 3 कार्बन की चेन हो या 4 कार्बन की चेन हो, अगर उसे अल्केलाइन KMNO4 के साथ में या K2Cr2O7 के साथ में एसिडिक मीडियम रखा गया हो या HNO3 के साथ रखा गया हो तो ये सभी ग्रुपों को हटाकर एसिड के फॉर्म में चेंज कर देता है। ध्यान रखिए, जैसे मान लो लेट ये ऑक्सीडेशन की एक प्रोसेस है और ये है कि जैसे मान लो एक कंपाउंड दिया गया है, ये बेंजीन के साथ में ये देखो टॉल्यूइन है, ठीक है। दूसरा मान लो कंपाउंड, उसी पर 1 कार्बन की चेन और बढ़ा दो और ये दिया गया है CH2 और CH3 है, एथाइल बेंजीन हो गया। इसी पे 1 कार्बन और बढ़ा दीजिए, ये हो गया है देखो CH2 और CH3 हो गया, ठीक है। इनमें किसी के साथ में भी अगर पोटेशियम परमैंगनेट अल्कलाइन मीडियम रखा गया है तो इन सभी का प्रोडक्ट सिर्फ और सिर्फ बेंजोइक एसिड ही होगा। यानी 1 कार्बन से होगा तब भी मिलेगा, 2 कार्बन तब भी मिलेगा, 3 है तब भी मिलेगा। यहाँ तक देखिए, अगर ये सेकेंडरी कार्बन भी इस पर है CH और ऐसा ग्रुप CH3 है, ये CH3 है, इसके साथ में भी अगर पोटेशियम परमैंगनेट लगा रखा है अल्कलाइन मीडियम में तो यहाँ पर भी कंपाउंड वही बनेगा, बेंजोइक एसिड बनेगा, इसका भी प्रोडक्ट वही होगा, ये होगा बेंजोइक एसिड। लेकिन अगर इसके साथ में ये कंपाउंड आपको दिया गया, ये देखो कार्बन पर 1 2 3 यानी टर्सरी कार्बन होगा CH3 और आपने रिजेंट लगा रखा है तो नो प्रोडक्ट, क्योंकि टर्सरी कार्बन पर कोई भी यहाँ पर हाइड्रोजन नहीं है। लेकिन यहाँ पर 1 हाइड्रोजन था, यहाँ पर 2 पाए जा 3 पाए जा रहे हैं तो वो ऑक्सीडाइज होकर के एसिड के फॉर्म में चेंज हो रहा था। सेम ऐसे ही देखिए, नेक्स्ट बेंजीन के साथ में एक Z लगा रखा गया और AlCl3 यहाँ लगाया गया, ध्यान रखिएगा। और वो कंपाउंड टॉल्यूइन बन रहा है तो इसे कहते हैं कि Z ये कौन सा कंपाउंड है। इनमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं Z, और बनाना है आपको टॉल्यूइन बेंजीन के साथ में। ध्यान रखिएगा कि ये बेंजीन के साथ में आपको Z जोड़ना है, ये है Z, इस पर एक बॉन्ड H है, इस पर एक AlCl3 लगा रखा है, ये देखो AlCl3 लगा रखा है और फिर कह रहा है कि ये टॉल्यूइन बन रहा है। तो टॉल्यूइन का सेंस है कि बेंजीन के रिंग पर एक ये मिथाइल ग्रुप है, ठीक है, ये है कंपाउंड। पर देखिए कि एक यहाँ पर रिएजेंट AlCl3, तो AlCl3 की वजह से में रिएक्शन अधिक देखा जाए तो ये FCR होती है, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन होती है, उसके माध्यम में ये हो रहा है। ध्यान रखिएगा, FCR यानी फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन एक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। FCR इज एन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। होता ये है कि एक ऐसा कंपाउंड, जैसे मान लो एसिटिक एसिड रखा गया है, तो एसिटिक एसिड के साथ में यहाँ पर कोई इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पर नहीं बन रहा है इस AlCl3 के साथ में। एसिटिक एनहाइड्राइड को देखा जाए तो इसका नेचर ऐसा है, CH3C डबल बॉन्ड O और ये बॉन्ड है डबल बॉन्ड और CH3, तो ये टूट जाता है। टूटने पर ये CH3C डबल बॉन्ड O पर ये पॉजिटिव मिलेगा, ये होता है कार्बोनियम आयन। और ये कार्बोनियम आयन इस H को जब रिप्लेस करेगा तो उसके कंपाउंड पर ऐसा बनता हुआ दिखाई पड़ेगा
COCH3 ऐसा बन जाएगा, पर है टॉल्वेन, तो ये भी नहीं है। अब जरा सा देखो कि एसीटोन दिया गया है, एसीटोन में डबल बॉन्ड और CH3 के फॉर्म में, ये भी प्रकार देखोगे तो इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर करने पर ही हो जाएगा -A+, तब भी वो नहीं बनेगा। आप जरा देखो क्लोरोमेथेन रखा गया है, तो जब क्लोरोमेथेन रखा गया तो ये ऐसा ही है, क्लोरोमेथेन में CH3Cl है, और सबसे पहला काम होता है कि जब ये कंपाउंड आएगा तो AlCl3 के साथ मिलने के बाद ये बन जाता है मेथाइल कार्बोनियम आयन, और ये बनता है AlCl4-, ये कार्बोनियम आयन इसको रिप्लेस करेगा तब बनेगा टॉल्वेन। मानिए CH3 ग्रुप इस पर अटैक करता है और H को रिप्लेस करता है तब बनता है टॉल्वेन। इसका मतलब है कि वह ऑप्शन चौथा है जिस फॉर्म में होगा, यहाँ पे तीसरा ऑप्शन था। आगे देखो, यहाँ दिया गया है कि बेंजीन के साथ में ऑक्सीडेशन वेनेडियम पेंटाऑक्साइड में किया गया है, तो बेंजीन की यह एक ऑक्सीडेशन की रिएक्शन है, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, तो एक कंडीशन है कि बेंजीन को अगर वेनेडियम पेंटाऑक्साइड के साथ में रख कर इसे ऑक्सीडाइज किया जाए तो यह मैलेइक एनहाइड्राइड का फॉर्मेशन करता है। यह एक स्टेटमेंट है, तो इसका ऑप्शन ये है कि मैलेइक एनहाइड्राइड का फॉर्मेशन होता है। यह एक रिएक्शन रखा गया है मैलेइक एनहाइड्राइड, यानी ये ऐसा दिखाई पड़ेगा COOH, और डबल बॉन्ड ये है H, COOH, ये कंपाउंड है मैलेइक एनहाइड्राइड। आगे देखिए, यहाँ देखिए एक डबल बॉन्ड रखा गया है, यानी साइक्लोहेक्सीन पर 2 ग्रुप मिथाइल है, ठीक है। इस 2 मिथाइल के बीच में देखो यहाँ पर उसके किनारे एक रखा गया डबल बॉन्ड, और ये लिखा है डाइबोरेन, ये है H2O2 और OH। अगर आपने रिएक्शन पढ़ा होगा तो एक रिएक्शन है इसके अंदर कि डाइबोरेन H2O2 और OH का जो इसमें एडिशन होता है वह एंटी मार्कोनिकॉफ होता है। B2 डाइबोरेन की वजह में H2O2 की वजह में OH ग्रुप जुड़ता है, तो इसके अंदर एंटी मार्कोनिकॉफ होता है। एंटी मार्कोनिकॉफ का मतलब होता है कि OH ग्रुप नेगेटिव ग्रुप उस कार्बन पर जाके ज्वाइंट करेगा जहां लीस्ट बल्कियर फॉर्म में होगा, अर्थात जहां पर कार्बन पर H की मात्रा सबसे कम होगी वहां पर होगा तो मार्कोनिकॉफ, और जहां H ज्यादा होगा वहां होगा तो एंटी मार्कोनिकॉफ। तो एंटी मार्कोनिकॉफ वहां ज्वाइन करेगा जहां पे H सबसे ज्यादा। ध्यान दीजिए, जैसे मान लो डबल बॉन्ड है, तो एक कार्बन ये हुआ, एक कार्बन ये हुआ, एक कार्बन ये है जहां H ज्यादा है, यहाँ H कम है। जहां H कम है अगर नेगेटिव को यहाँ जोड़ दें तब तो मार्कोनिकॉफ होगा, और अगर इसको यहाँ जोड़ दें तो एंटी होगा। तो ये एंटी मार्कोनिकॉफ है, इसलिए आपको कहाँ जोड़ना है, इस OH ग्रुप को इस जगह पर ज्वाइन कर लेना है। यानी ऐसे होगा इस पर नेचर, इस पर इस प्रकार से नेचर होगा कि डबल बॉन्ड है, ये बॉन्ड है, ठीक है। इसमें इलेक्ट्रॉनों का जब ट्रांसफर होता है तो कंडीशन में कहाँ पर इसका होगा पार्ट, तो ध्यान दीजिएगा इस पर। ये है CH3 ग्रुप, इसका पॉजिटिव आई इफेक्ट नेचर होता है। इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर ये देखो डबल बॉन्ड की तरफ करेगा, तो डबल बॉन्ड वाला इस कार्बन पर देखो कहाँ पे ज्वाइंट कर सकता है, इसे कहाँ पर ये ज्वाइंट कर सकता है। तो इस कंडीशन में देखिए, अगर हम देखें तो ये कंडीशन इनके अनुसार तो कहता है कि इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आएगा तो माइनस ये बन जाएगा और प्लस यहाँ बन जाएगा। अगर यहाँ जोड़ते हैं तो इसका मतलब हो गया कि ये सबसे ज़्यादा बल्कियर वाला कार्बन है, यहाँ जोड़ेंगे तो मार्कोनिकॉफ का नियम है। लेकिन ये जुड़ता कहाँ पर है, इसका उल्टा। परऑक्साइड जब होता है तो प्लस और माइनस का प्रभाव नहीं होता है, इसमें रेडिकल के फॉर्म में बन जाता है, इसलिए इसका मार्कोनिकॉफ के अनुसार हम इस जगह पर OH को जोड़ देंगे तो एंटी, और अगर यहाँ जोड़ देंगे तो मार्कोनिकॉफ। मार्कोनिकॉफ के अनुसार यहाँ जोड़ने पर होगा और एंटी पर यहाँ जुड़ जाएगा। इसका मतलब हो गया कि लीस्ट बल्कियर ये है और ज्यादा बल्कियर ये है, तो ज्यादा बल्कियर पर जोड़ेंगे तो मार्कोनिकॉफ और कम बल्कियर जोड़ेंगे तो एंटी मार्कोनिकॉफ। तो ये रिएक्शन एंटी मार्कोनिकॉफ, इसलिए OH को आपको यहाँ जोड़ना, ठीक है। तो ऑप्शन इसका हो गया पहला, क्योंकि यहाँ जोड़ते तो ये ऑप्शन होता, ये मार्कोनिकॉफ का नियम है, पर ये मार्कोनिकॉफ नहीं है, ये एंटी मार्कोनिकॉफ।
यहाँ देखिए CH3Cl और CH2CH3 दिया गया। यहाँ पर 4 कार्बन की चेन पर दूसरे कार्बन पर Cl है, पर पोटेशियम टर्सरी ब्यूटाक्साइड है। तो कह रहा है कि बताओ कि ए मेजर प्रोडक्ट क्या है। तो ध्यान रखिएगा कि ये एलिमिनेशन रिएक्शन है। तो यहाँ पर सुडजैफ और हॉफमैन्स क्या है, ध्यान रखिएगा, एलिमिनेशन रिएक्शन इवन फेवर्ड बाई, यानी सुडजैफ प्रोडक्ट देता है, सुडजैफ प्रोडक्ट देता इवन रिएक्शन। आगे यहाँ पर इवन सी भी एक आता है, ये पढ़ा होगा आपने, ये फेवर्ड बाई, ये हॉफमैन्स, मैंने हॉफमैन्स प्रोडक्ट होता है। लेकिन अगर E2 देखा जाए, E2 जो रिएक्शन होती है, ये सुडजैफ और हॉफमैन्स बोथ फेवर्ड, दोनों फेवर करते हैं। पर ध्यान रखिएगा E2 रिएक्शन ये 4 जगहों पे होती है, बाकी सब जगह E2 रिएक्शन में केवल 4 रिएक्शन में हॉफमैन होती है, बाकी सब जगह सुडजैफ होती है। उन 4 रिएक्शन में यह भी दिया गया है कि पोटेशियम टर्सरी ब्यूटाक्साइड दिया जाएगा, तो सुडजैफ के रूल के अकॉर्डिंग नहीं, वो हॉफमैन्स के अकॉर्डिंग यह प्रोडक्ट बनेगा। तो ध्यान रखिएगा कि E2 रिएक्शन में सुडजैफ रूल और हॉफमैन्स रूल दोनों फेवर होता है, जिनमें से हॉफमैन्स की 4 रिएक्शन में से एक रिएक्शन दिया गया है, उनकी हॉफमैन्स की E2 रिएक्शन, ध्यान रखिएगा E2 रिएक्शन में हॉफमैन्स की जो रिएक्शन, उसमें एक ये है कि लीस्ट, ठीक है ना, लीस्ट रिएक्टिव लीविंग ग्रुप हो, लीस्ट रिएक्टिव लीविंग ग्रुप, जैसे F- अगर है, जैसे देखो तो CH2 और ये CH पर है F, और ये हो गया CH3, आपने इस पर लगा दिया किसी ग्रुप को, ये हो गया है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड अल्कोहलिक के फॉर्म में, ठीक है, हीट कर दिया। तो इसका जो प्रोडक्ट होगा वो CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ये देखो डबल बॉन्ड एक किनारे पहुंच गया, जबकि होना चाहिए था, ये देखो ध्यान रखिएगा कि अल्फा कार्बन ये है, ये बीटा है, ये बीटा है, तो बीटा 1 बीटा 2, अगर बीटा 1 के बीच में डबल बॉन्ड बने तो हॉफमैन्स, और अगर बीटा 2 के बीच में डबल बॉन्ड बने तो ये होगा सुडजैफ रूल। लेकिन यहाँ पर लीविंग जो ग्रुप है ये बहुत ही पुअर है, अगर पुअर है तो ये हॉफमैन्स द्वारा बनेगा। लेकिन अगर वही चीज यहाँ देखिए, ये दिया है रिएक्शन में CH3 CH पर ग्रुप है Cl, और ये ग्रुप हो गया CH2, ये हो गया CH3, इसके साथ में देखिए लिखा है पोटेशियम टर्सरी ब्यूटाक्साइड, यानी ये है CH3 और सिंगल बॉन्ड CH3, ये सिंगल बॉन्ड CH3, और ये देखो ये कंपाउंड। रूल इसका है कि जब प्राइमरी या सेकेंडरी हैलाइड हो और बल्कियर न्यूक्लियोफाइल हो, बल्कियर रिएजेंट हो, तो हॉफमैन्स का प्रोडक्ट बनेगा। यानी ये इसका प्रोडक्ट देखोगा, इस कार्बन के अनुसार अल्फा है और ये बीटा है, ये बीटा 1 और बीटा 2 मान लीजिए, अल्फा और बीटा 1 के बीच में डबल बॉन्ड बनने पर हॉफमैन्स, अल्फा और बीटा 2 के बीच बनने वाला बॉन्ड डबल बॉन्ड हो सुडजैफ, पर ये बल्कियर है तो इसलिए डबल बॉन्ड हमेशा अल्फा और बीटा 1 के बीच में बनेगा। डबल बॉन्ड यहाँ पर CH हो जाएगा, ये CH2 हो जाएगा, CH3 हो गया। इसलिए यहाँ पर मेजॉरिटी में जो होगा, ये जो ऑप्शन देखा जाए, अगर डबल बॉन्ड यहाँ बना दिया आपने तो ये सुडजैफ का रूल है, पर डबल बॉन्ड यहाँ बना दिया है तो हॉफमैन्स है। अब क्यों बना दिया है? क्योंकि अगर प्राइमरी हैलाइड हो, सेकेंडरी हैलाइड हो और बल्कियर एजेंट हो तो उससे हमेशा हॉफमैन्स प्रोडक्ट बने। यहाँ देखो CH3C, अगला क्वेश्चन है CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH, CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH में केमोनोफोर और स्टोसोफोर एसिडिक फॉर्म में लगाया गया। अब कह रहा है कि A बन गया। A बनने के बाद यहाँ बता रहा है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लगा रखा है, इसका नाम है सोडा लाइम, तो B बना है। तो कंपाउंड B क्या होगा, जरा ध्यान दीजिएगा।
KMnO4 H2SO4 इसे कहते हैं एसिडिक KMnO4। यह एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है जो डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड को तोड़ देता है, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड को तोड़ देता है। यानी अगर हम स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लगा देंगे तो यहाँ से टूट जाएगा। तो देखो जो ये होगा एक कार्बन, ये वाला जो होगा 2 कार्बन की चेन, इससे बन जाएगा CH3COOH और एक कार्बन टूट करके ये बना देगा CO2 और H2O बना देगा। अब देखो अगर हम ये बना है एस्टिक एसिड, इस एस्टिक एसिड को सोडा लाइम में पास कर दे NaOH और कैल्शियम ऑक्साइड, तो डीकार्बोक्सिलेशन हो जाने पर ये मीथेन बन जाएगा और CO2 बन जाएगा। लेकिन CO2 सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ में रिएक्ट करने पर सोडियम कार्बोनेट, इसलिए प्रोडक्ट इसका यहाँ पर क्या बन जाएगा, मेथेन इसका नाम होता है। यहाँ से यहाँ तक का नाम है डीकार्बोक्सिलेशन, यहाँ से यहाँ तक का नाम है ऑक्सीडेशन, इसलिए इसका प्रोडक्ट बनेगा मेथेन। ये हो जाएगा सेकंड प्रोडक्ट।